The most we want is the most we can't have, and the most we can't have is what we had already lost. This is one of the best lines of dialogue फ्रॉम द ओडिसी. समटाइम्स जब आप एक फिल्म को देखते हो तो आपको समझ आता है कि वाई इन फर्स्ट प्लेस यू फेल इन लव विद फिल्म्स, एंड दिस फिल्म रिमाइंड्स यू ऑफ दैट कॉन्स्टेंटली इन एवरी सीन ऑफ इट्स रन टाइम. तो नोलन पर बात करने से पहले जानते हैं कि आखिर ये कहानी है किस बारे में. तो होमर, द पर्सन हु रोट ओडिसी, which is considered to be one of the greatest literary sources and foundational epics of all time. Almost every story in Western literature is derived from the Odyssey and the Iliad, both of which cover the Greek mythologies. Greeks का एक law है, Zeus का law, which is to always respect, feed and take care of the guest before asking him questions regarding his name and his purpose of visit. That law becomes the eventual cause of all the chaos and later on in the story of the Odyssey as well. पेरिस का इस लॉ का फायदा उठाकर हेलेन को अपने साथ ट्रॉय ले जाने की वजह से द ट्रोजन वॉर होता है, जहाँ पे आगे मेमनॉन अपने भाई की इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए, यहाँ पे उसको खुद को एक पर्सनल वेंडेटा भी मिल जाता है कि ट्रॉय को डिस्ट्रॉय करने का, बिकॉज ऑफ हिम वांटिंग एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द लैंड्स एंड द सी रूट्स. तो ग्रीक्स की सारी आर्मीज इकट्ठा होती हैं, जहाँ पर ओडिसियस, एक्िलीस और कई सारे वॉरियर्स मिलकर ट्रॉय विच इज द इम्पेनिट्रेबल सिटी के बाहर 10 साल तक वेट करते हैं और वॉर वेज करते हैं, और इवेंचुअली वो ये वॉर जीत भी जाते हैं. तो ये कहानी उसी के बाद की है जहां पर ओडिसियस, द स्मार्टेस्ट वॉरियर, के घर वापसी की कहानी है. द लॉयल वाइफ, द सन सर्चिंग फॉर हिज फादर्स, जो शूटर्स जो उसके बचपन से आकर बैठे हुए हैं एंड वांट हिज मदर्स हैंड फॉर मैरिज सो दे कैन रूल इथिका फॉर देमसेल्व्स. द जर्नी थ्रू द मॉन्स्टर्स, द डिसेंट इनटू द अंडरवर्ल्ड एंड द हीरो इवेंचुअली रिटर्निंग इन डिसगाइज. The impossible challenge, the final recognition. Thousands of stories have borrowed these ideas. Very few have actually surpassed them. Homer understood something timeless, that adventure only matters if there is something or someone worth going back home to. Home is what gives the journey its purpose. यहीं पर नोलन होमर से एक अलग दिशा में जाते हैं. The screenplay he doesn't reject Homer, he reinterprets it. होमर का क्वेश्चन ये है कि what a man must endure so that he can return home, whereas नोलन का ये क्वेश्चन है, can a man who has become someone he once was not, or someone who has committed such atrocities, can और डिजर्व टू गो होम. एक क्वेश्चन आइडेंटिटी के ऊपर है और एक क्वेश्चन रिडेम्पशन के ऊपर है. जहां होमर की कहानी में ओडिसियस इज प्राउड ऑफ द हॉर्स टैक्टिक दैट इज यूज्ड टू गेट इनसाइड द वॉल्स ऑफ ट्रॉय, बट द हॉर्सेस हैव सोल्जर्स इनसाइड देम दैट इवेंचुअली डिस्ट्रॉय एंड मैसेकर द पीपल ऑफ ट्रॉय. वहां नोलन की ओडिसी में ओडिसियस को अपनी इस क्रिएशन पर रिग्रेट है फॉर व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इवेंचुअली विल हैपन, द कॉन्सिक्वेंसेज एंड द रेपरकशंस. बिल्कुल ओपेनहाइमर की तरह, जहां ओपेनहाइमर को अपनी क्रिएशन का रिग्रेट था फॉर what happened, for what he had given humans, for how many people that died and how many people that will die in the future because of the nuclear bomb. उसी तरह से Odysseus also carries a burden because that horse was a gift, a religious offering for Athena, for both sides of the war, because both sides of the war believed in Athena, and that was used as a piece of deception that severed the connection between the people and the gods they believed in. और यहीं पर फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीन आता है, जहां पर पूरी फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि जेंडिया जो अथीना को प्ले कर रही हैं, उन्हें और अथीना विच इज द गॉडेस ऑफ विजडम, ओडिसियस को उसकी घर वापसी की जर्नी में जो गाइड करते हुए दिखती हैं. शी वॉज एक्चुअली वन ऑफ द यंग गर्ल्स ऑफ ट्रॉय हु बेग्ड हर लाइफ द नाइट ट्रॉय फेल. शी वॉज मर्सिलेसली किल्ड. वहां पर द हार्ट ब्रेक्स एंड द स्टैचू ऑफ अथीना इन द सेम सीन इज डिकैपिटेटेड, विच आई बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन ऑफ द फिल्म. तो क्या अथीना उस लड़की की शक्ल लेकर ओडिसियस के सामने आती है? और ऑल द टाइम्स अथीना विजिटेड ओडिसियस, इट वाज जस्ट अ सेंस ऑफ रिग्रेट दैट ओडिसियस हैड इन इट्स माइंड. अब कोई नॉर्मल फिल्म होती जो ट्रॉय के इस वॉर के सीक्वेंस को एक बहुत ही ग्लैमराइज तरीके से दिखाया जाता और एक फ्लैशबैक सीक्वेंस में बताया जाता कि ये पूरी वॉर आखिर में हुई कैसे. बट यहाँ पर इस फिल्म में उस सीक्वेंस को थ्रू आउट द फिल्म स्कैटर किया गया है जानबूझ के, ताकि उस सीन का इमोशनल वेट हम सह सकें, ताकि हम उस सीन को हीरोइक तरीके से ना देखें और उस सीन को हम एक हॉरिफिक एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखें जो हुआ है. पूरा बैटल एकदम रॉ, रियलिस्टिक और ग्राउंडेड है और बहुत ही ज्यादा पैनिक इंड्यूसिंग है. और पूरे टाइम वैसे आगे मेमनॉन भाई हॉरर फार्मिंग करते हुए चलते रहते हैं. दैट लुक्ड सो फकिंग गुड ऑन द स्क्रीन. ये फिल्म एक और चीज को दर्शाती है कि ओडिसियस डिडंट इवन वांट टू गो फाइट द वॉर हिमसेल्फ. जहां फिल्म में ये सीन ना दिखाया गया हो, बट सोर्स मटेरियल में एक पूरा सीक्वेंस है जहां पे ओडिसियस वॉर लड़ना नहीं जाना चाहता है, तो इसलिए वो एक्ट करता है कि ही हैज गॉन मैड, बट इवेंचुअली दे ऑल फिगर आउट दैट ही इज जस्ट
putting up an act, and eventually he has to go fight the war. Is for the responsibility of for his king, for the responsibility of his family, his people, his kingdom. एक छोटा सा आर्क है फिल्म में जहाँ पेनेलोपी ओडेसियस को एक अथीना का पिन या बैच देती हैं, और उसका सिग्निफिकेंस हमें बाद में समझ में आता है कि whenever an old man or a beggar would come in the name of the news of Odysseus to make out whether he was legit or like he was lying or something, she would ask the description of what Odysseus looked like, what he was wearing. No man would point out the Athena badge. और जब लास्ट में Odysseus वापस लौट कर आता है, and when he is disguised, he mentions that Odysseus is alive and he had the Athena badge on his armor throughout the time, and that makes Penelope so happy that she realizes that it is Odysseus. Post-war trauma isn't shown here in just flashback or nightmares. It's a slow burn, a part of Odysseus that always knows the cost of war doesn't end when the war has ended. The trauma isn't only about what he saw, it's about what he made the people go through. अब यहीं पर फिल्म के विलन की बात करते हैं, एंटोनियस को, जिन्हें रॉबर्ट पैटिंसन ने इतनी बेहतरीन तरीके से प्ले किया है कि आप पर्सनली उनको हेट करते हो. एंड व्हाट ही डज टू एवरीवन, आर्गोस, यूमेस, मैनिपुलेटिंग पेनेलोपी इनटू मैरिंग हिम, एंड एवरीथिंग ही डज. एलियट पेज प्लेज सिनॉन, हु डिड अ गुड जॉब इन प्लेइंग. तो सिनॉन इज द पर्सन हु इज सेंट टू फाइट द वॉर इंस्टेड ऑफ एंटोनियस बिकॉज ही इज टू स्केर्ड टू गो टू द वॉर. बट पूरी फिल्म में एंटोनियस यही बोलता है कि वो वॉर लड़ने इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि ओडेसियस ने उसे मौका नहीं दिया वॉर लड़ने का. किसी को ये नहीं बताया कि वो असलियत में एक डरपोक और एक फट्टू इंसान था. बट सिनॉन यहाँ पर, जो कि बहुत ही छोटा रहा होगा उस उम्र में, he proves that he fights and he is one of the reason that they won the war. He proves that he is worth 10 times more a man than Antonius ever was. That's not a side detail. That's the film quietly telling you why the suitors turned out the way they did. Before you are even asked, you already hate them. No one escapes the consequences of what they become. अब इस फिल्म की बेस्ट चीज, ज्यादातर एडेप्टेशंस अपने गॉड्स को एक VFX हैवी, एक मस्क्यूलर चिजल्ड मैन की तरह दिखाते हैं, बट वहीं पर यहाँ पर फिल्म में गॉड्स को इन एक्शन हमें देखने को मिलता ही नहीं है. जहाँ बात करें अथीना की, वो शी इज एक्चुअली अ मैसेकर्ड गर्ल ऑफ ट्रॉय. द स्टॉर्म डजंट रिप्रेजेंट पोसाइडन्स एंगर, द स्टॉर्म इज पोसाइडन्स एंगर, द स्टॉर्म इज पोसाइडन, द सी इज पोसाइडन. when the sea won't let Odysseus go home, that isn't the weather, that's a god withholding forgiveness. थंडर के गूंजने तक को भी फिल्म के साउंड ट्रैक में डाला गया है ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ पर ज़्यूस ने अपना इंडिकेशन दिया है, अपनी प्रेजेंस फील कराई है हमें. This is something closer to how an actual Bronze Age audience might have experienced that gods as the forces of nature. It's simply amazing. अगर हम बात करें मेकिंग की, तो this film is made by people who are obsessed with making films. The cinematography is by Hoyt van Hoytama. He creates a physical experience through his camera, and it almost never feels like that the camera is just observing. It feels like inside the environment. The wrath of the ocean waves, the terrifying sequence of Cyclops, which is practical to some extent, shockingly. The Cersei sequence, where kudos to Samantha Morton for giving such an unhinged performance, which is genuinely unsettling, not in a campy witch sort of way, but in an actually unsettling way. Both the sequences, the Cyclops sequence and this sequence, staged with a kind of dread that has nothing to do with scale. Everything to do with control of what you don't see or what you hear before you see it. That's pure horror. नोलन भाई, अब बना दो एक हॉरर फिल्म बढ़िया सी, हमको पता है आप बना लोगे. बट यहीं पर मेरा फिल्म के लिए क्रिटिसिज्म भी है कि फिल्म shies away from showing brutality even though it's R-rated. I think it demanded more bleeding, more brutality. The story needed the violence to actually feel the brutal impact. Like the Laestrygonian scene, वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग अगर अपनी तलवार चला रहे हैं, तो तलवार जब किसी सिपाही को लग रही है तो उसका इम्पैक्ट अगर ब्लड या ब्रूटैलिटी से दिखाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट 10 गुना और ज़्यादा फील होता है. व्हाट आई फेल्ट पर्सनली. खैर, पूरी फिल्म IMAX में शूट हुई है, तो कोई भी IMAX इसलिए यूज करेगा टू मेक द सिटीज लुक बिगर, टू मेक द स्केल लुक बिगर, बट नोलन यूजेज इट टू मेक द पीपल स्मॉलर. द डिफरेंस इज इनॉर्मस. इट मेक्स द सी अ कैरेक्टर ऑफ द फिल्म दैट यू सी इट सोलोइंग ओडिसियस, हिज क्रू एंड हिज शिप. जब वो हेल में जाते हैं तो वहां उनके डेड सोल्जर्स आते हैं, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड द हाउ टाइनी द ह्यूमंस आर व्हेन कंपेयर्ड टू द नेचर एंड द wrath of the gods. The sea is presented so well in the film. The sea is Poseidon. It's calm, sometimes indifferent, sometimes furious,
That's incredible visual storytelling. The way the colors are done, there is no fantasy color. There is nothing magical about this world. It's all weathered, dusty, rustic. I think not a single scene feels overlit or like digitally polished. Not a single big sequence of the film outweighs the story at any given point of the time, which is the case in most blockbusters made even in India or even in the West, where a particular scene outweighs the entire film. It's not just about the scale, it's about the scale empowering the story, the emotional beat of the film, the rawness of the action, the groundedness. Everything makes it feel so deeply personal, like the scale itself is a character of the film, and that's so beautiful. बट हाँ, क्योंकि पूरी फिल्म IMAX में शूट हुई है, तो फिल्म क्योंकि IMAX की जो रील होती है वो 3 मिनट तक ही शूट कर सकती है, उसके बाद उन्होंने रील वो काट के नई रील लगानी पड़ती है। तो कुछ पॉइंट्स पे एडिटिंग जो है फिल्म की वो चॉपी फील होती है, कि कई सारे सीन्स जो हैं बहुत इंटरकटिंग हुई है, कि कट बेसिकली बहुत सारे कट्स फील होते हैं, विच मे बी इट्स जस्ट अ मी थिंग. There is a full story to the way the sound is designed, which aids the film so much more. The soundtrack and the sound design, it's so masterful that it elevates experience even further. The soundtrack by Ludwig Göransson is soul enchanting. The glooming danger, the uncertainty of reaching home, the horror of everything, the horror of that age, everything is so perfectly captured by the incredible soundtrack and the phenomenal sound design of the film. जब भी किसी से भागकर वो लोग निकलते थे ना उस सीन में, तो जो फुटस्टेप की आवाज और बैकग्राउंड जो ड्रम्स का धम धम बजता था, इट्स टू गुड. लाइक इट मेक्स यू फील लाइक ओ माय गॉड, इट मेक्स यू फील समथिंग एल्स ओनली. परफॉर्मेंसेस की बात करें कि बहुत लोगों के छोटे छोटे रोल हैं और सबने अपना रोल अच्छे से ही निभाया. एन हैथवे का मैं कहूंगा कि शी इज द इमोशनल कोर ऑफ द स्टोरी. इट्स अ वाइफ वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू रिटर्न होम, द रिएक्शन टू फाइंडिंग दैट ही इज अलाइव, the eventual reaction to his return, as if something inside her which was broken is now finally fixed. It's so beautifully done. आगे मेमनॉन, जिसको मैं पर्सनल लेवल पर बहुत ज़्यादा एज अ कैरेक्टर हेट करता था, बट उसको भाई इस फिल्म में आर्मर के थ्रू सैफ्टी ने क्या ऑरा दिया है. टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस भी अच्छी है. लाइक देयर वाज अ सर्टेन रेज टू हिज कैरेक्टर टेलीमैकस दैट ही हैज टू प्रोटेक्ट हिज मदर द थ्रोन एंड फाइट द शूटर्स इवन दो ही हैज जस्ट टर्न्ड 20. तो वो रेज मिसिंग थी और वो एक परफॉर्मेंस में फ्लॉ है. बट वी आर सपोज टू फील इज लाइक जस्ट लाइक अ सप्रेस्ड एंगर, कि उसको रोक के रखा हुआ है कि अगर कि तुम्हें नहीं मारना है उनको, कि तुम्हारे फादर ही मार सकते हैं उनको, कि अगर तुमने मारा तो सब गलत हो जाएगा. तो वो उभर के नहीं आता एंड ही कम्स अक्रॉस लाइक अ स्केर्ड किड, which let me tell you his character is not, but it's what people might perceive him, that he is not capable of doing anything, but he fully is. It's just a flaw in the performance that holds the character back. But अब सब छोड़ो, जहाँ बात करते हैं फिल्म की बेस्ट चीज के बारे में, जो है इसका थर्ड एक्ट, फाइनल आवर. एंड बाय गॉड बहनचो, पूरी फिल्म एक तरफ और इस फिल्म का लास्ट का आवर एक तरफ. लाइक दैट दिस इज द बेस्ट फाइनल एक्ट्स ऑफ अ नोलन फिल्म, एंड लाइक वन ऑफ द बेस्ट फाइनल एक्ट जनरली आई हैव सीन इन फिल्म्स. चाहे बात कर लो आर्गोस द डॉग की, जो इकलौता है जो अपने मालिक को पहचान पाता है, जो अपनी टेल वेव करता है और अपने मालिक की तरफ एक बार देखकर दम तोड़ देता है. दैट सीन doesn't need any dialogue. That's an emotional gut punch that doesn't require any dialogue and it lands so well. उसके बाद वो सीन जहाँ टेलीमैकस जो है कि एक बेटा अपने बाप को पहचान चुका है, बट वो उसे गले तक नहीं लगा सकता, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि ओडिसियस अभी एक डिस्गाइज में है. It's so beautifully carried out and executed on the screen. Odysseus can't reveal himself and has to be disguised as Sinon, as a soldier, because he has to test everyone's intentions, his wife's intentions, the suitor's intentions, his son's intentions. Penelope के साथ बात करने वाला scene जहाँ पे she eventually realizes that Odysseus is going to come home and she declares that whoever does the bow contest successfully, and everyone knows that they can't do it, and they go and they go ahead and have a try at it, like male ego or satisfying their male ego or whatever, but everyone knows that no one can do it. And when all hope is lost, an old man disguised in robes come and he is made fun of that कि एक बुढ़ा क्या ही करेगा. और जब वो बुढ़ा बो में स्ट्रिंग चढ़ाता है और तीर सारी एक्सेस के बीच में से निकल कर जाता है, every fucking person in that room realizes that the fucking king is back. And that scene, oh my god, it will live with me forever. मैं अपने पोतों को भी ये सीन एक दिन जरूर दिखाऊंगा. The bow here isn't just the weapon, it's the identity made visible. कैलिप्सो के साथ कैलिप्सो के आइलैंड पे 7 साल उसने वेस्ट किए.
वो सब भूलता गया, बट इवेंचुअली जब सब उसे याद आया, उसे उस बात का रिग्रेट याद आया जो उसने किया है, तो हिज गोइंग होम इज नॉट जस्ट अ मेयर कंक्लूजन टू द स्टोरी, बट इट विल एक्चुअली बी हिज रिडेम्पशन. जो सी पीपल पूरी पिक्चर में आकर सब कुछ खत्म कर देंगे आकर बोला जा रहा था, तो एक्चुअली में ऑडिसेस और उसका क्रू ही वो सी पीपल है. जो वो शूटर्स को मारता है भाई साहब, जो सेटिस्फैक्शन अंदर से मिलती है, पूरा सीन इज सो एड्रेनलिन हैवी, मजा ही आ जाती है. आई नेवर न्यू दैट नोलन वॉज केपेबल ऑफ पुलिंग ऑफ सच अ सीन. जहाँ ऑडियंस का कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन उन शूटर्स पर निकलता है. एवरी नोलन फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड Return. That Odyssey isn't a departure from his filmography, it's the culmination of it. Is this the best Nolan film ever made? No, but I definitely think that it's one of his best and one of the best theatrical experiences that I have ever had. People often ask, why do you need to watch films in theaters? Well, the answer is right in front of you. They think that it's because the screen is larger or because IMAX is louder. I don't think that's true. Theater isn't about making images bigger. It's about making emotions impossible to escape. You're sitting in the dark, surrounded by strangers, watching one man's 20-year journey home, and somewhere between Troy and Ithaca, you stop watching Odysseus. You start thinking about your own journey, the mistakes you carry, the people waiting for you, the version of yourself you are still trying to become. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो consider subscribing, and for more of this, stay tuned on this channel.